बिहार की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है, जिसका मतलब है न सिर्फ कमाई के मामले में बल्कि खाना, हेल्थ केयर, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, इन सभी मायनों में गरीबी है। कुछ दूसरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिहार की 1/3 पॉपुलेशन 6,000 रुपए से भी कम पैसा कमा पाती है एक महीने में। अगर हम स्टेट जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो बिहार सबसे लास्ट आता है करीब 54,000 रुपीज के साथ, जहां नेशनल एवरेज करीब 2 लाख रुपयों का है। प्रशांत किशोर जो कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, जिन्होंने रिसेंटली अपनी एक नई पार्टी जन स्वराज शुरू की है और इस समय देश भर के यूथ और बिहार के लोकल लोगों के बीच में काफी पॉपुलर नेता निकल के आ रहे हैं। वो एक इंटरव्यू में ये कहते हैं, बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है और जब आप उसको इन पर्सन फील करते हो तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वो इन पर्सन और भी ज्यादा बहुत भयानक दिखता है। जब आप उसको विजुअली देखते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो कभी कभी वो मतलब घबराहट सी होती है, यार ये कैसे सुधरेगा, कितना पीछे छूट गए हम लोग। बिहार जो कि हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है अपनी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की वजह से, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका जैसे राजाओं का इतिहास जुड़ा है स्टेट से। ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज जैसे कि नालंदा, मिथिला, विक्रमशिला, ये सब बिहार की ही देन है। और सालों पहले बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर था इंडिया और दुनिया भर की जीडीपी में। ये वही जगह है जहाँ सिद्धार्थ गौतम इनलाइटन हुए और गौतम बुद्ध बन के बुद्धिज्म की स्थापना की। बिहार की ये हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए कि दुनिया भर में कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री इतना रिच होता है अपनी हिस्ट्री और कल्चर से, तो वो अपनी इकोनॉमी को इसके ऊपर बेस बनाता है और इस पे ग्रो करता है। और टूरिज्म उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। लोग पढ़े लिखे होते हैं, क्राइम कम होता है। पर बिहार की छवि काफी अलग है, जहां क्राइम और अल्कोहल कंजम्पशन में वो सबसे आगे है, वहीं लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट में सबसे पीछे। तो क्या कारण है कि एक स्टेट जो हर मायने में कैपेबल है आज स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहा है ताकि वो खुद को डूबने से बचा सके? आज हम यही समझेंगे कि बिहार के इतने गरीब होने के पीछे क्या कारण है, आज बिहार का क्या स्टेटस है और अगर अब बिहार को ग्रो करना है तो उसे क्या करने की अर्जेंट जरूरत है। चलिए चिंपलोक में। शुरुआत करते हैं बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से, अंग्रेजों के टाइम से। अंग्रेजों ने चीजों को इस तरह मैनिपुलेट किया था कि हमें लूटने के लिए टैक्स देते थे, क्योंकि टेक्निकली वही हमारा देश चला रहे थे। इंडिया क्योंकि एक ऐसा देश था जो अपनी इनकम के लिए अपनी खेती पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, तो उन्होंने हमारे लिए एक जमींदारी सिस्टम लागू किया और एक बहुत खराब कानून अप्लाई किया। ये वही कानून है जिसने बिहार की आज की गरीबी की नींव रखी। इसे 1793 में लागू किया गया। ये जमींदारी सिस्टम कुछ ऐसा था कि जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ बड़े लैंड ओनर्स को एक जिम्मेदारी दी, जिसमें वो अपनी और अपने रीजन के छोटे किसानों की कमाई का टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दें। ये लैंड ओनर्स यानी जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के मिडिलमैन बने टैक्स कलेक्शन के लिए। अब ये कानून ऐसा था कि साल 1793 में उस पूरे रीजन में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसे एक बेस मान लिया जाएगा और हर साल फसल चाहे जैसी उगे, पैसा चाहे जितना आए, आपको उस इनकम का 1793 वाले साल की इनकम का 90% हर साल आपको टैक्स देना है। क्योंकि पूरी कमाई का सिर्फ 10% बच रहा था, तो ये जमींदार धीरे धीरे गरीब किसानों को दबाने लगे, उनकी प्रॉपर्टी हथियाने लगे और उन्हें मजदूरों की तरह उन्हीं के खेत में काम करवाने लगे। और देखते देखते पूरे रीजन की ज्यादातर खेती कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में आ गई और ज्यादातर लोग मजदूर बन के रह गए। ये सिचुएशन आज तक चल रही है। अब ऐसा नहीं था कि ये कानून सिर्फ बिहार में लागू हुआ था, एक बहुत बड़े रीजन पे लागू हुआ था। फर्क सिर्फ ये था कि बाकी रीजन से रिकवर कर गए और बिहार रिकवर नहीं कर पाया। उस समय बिहार और झारखंड एक ही स्टेट थे और ये रीजन बहुत ज्यादा मिनरल रिच था। कोल, आयरन, गोल्ड, बॉक्साइट, सॉल्ट, लाइमस्टोन, बहुत लंबी लिस्ट है उस रीजन में पाए जाने वाले मिनरल्स की। आजादी के बाद से बिहार के लिए इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स था ये मिनरल्स। सब कुछ अगर वैसे ही चलता तो बिहार आज कमाई के मामले में इंडिया के टॉप स्टेट्स में होता। पर हुआ क्या कि आजादी के कुछ साल बाद ही इंडियन गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आई, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसको समझने के लिए हमें उस समय की सिचुएशन समझनी पड़ेगी। जब बिहार और ऐसे रीजन्स में से इतना मिनरल निकलने लगा तो उसे रिफाइन करके यूजफुल चीजें बनाने के लिए उन्हें रिफाइनरीज में भेजा जाना था, फैक्ट्रीज में भेजा जाना था, जो कि कई बार इन स्टेट्स में नहीं किसी और स्टेट में होती थी। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने के लिए कुछ खर्चा आता था, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजों का खर्च। इसकी वजह से कई कंपनियां धीरे धीरे उन मिनरल वाली स्टेट्स में ही शिफ्ट होने लगी कि एक ही जगह निकलेगा, उसी जगह रिफाइन हो जाएगा, खर्चा बचेगा। पर गवर्नमेंट को लगा कि इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो उन्होंने इन फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज को इंसेंटिव देने के लिए ये कहा कि हम आपको जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्च लग रहा है उसको सब्सिडी के रूप में आपको वापस कर देंगे, तो आपको शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो पहले कोई रिफाइनरी गुजरात में थी, तो बिहार से गुजरात ले जाने में उनको मान लो 1000 रुपए का खर्च आता था, और अगर वो रिफाइनरी बिहार में शिफ्ट हो जाती तो उसे 100 रुपए का ही खर्च आता। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप गुजरात में ही रहो, हम आपको ये 900 रुपए सब्सिडी के रूप में दे देंगे। इससे कंपनीज, फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज को कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो बिहार में स्टैब्लिश करें खुद को। इससे बेटर था कि वो सी के अराउंड अपने आप को स्टैब्लिश करें, जहां से वो इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से कर सकेंगे। और फाइनली
ये हुआ कि ये सारी डेवलपमेंट इंडिया के कोस्टल रीजन्स में हुई, जहां समुद्र था। जो लैंडलॉक एरियाज थे उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब बिहार में फैक्ट्रीज रिफाइनरीज आई नहीं, वो मिनरल्स पे ही चल रहा था और ईयर 2000 में उसको भी डिवाइड कर दिया गया, एक नया स्टेट झारखंड बनाया गया, जिससे बिहार की इस मिनरल वाली कमाई को बहुत ज्यादा चोट पहुंची। कोल और बहुत सारे मिनरल रिच एरियाज झारखंड में चले गए, बिहार में अब ज्यादा चीजें बची नहीं। पर इससे कुछ साल पहले ही गवर्नमेंट ने वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को वापस ले लिया था, पर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था, चीजें अब सुधारी नहीं जा सकती थी। बिहार अब एक मजदूरों का स्टेट बन चुका था। पहले जमींदारों के लिए मजदूरी की जा रही थी, अब मिनरल्स निकालने के लिए, क्योंकि मिनरल निकालने के लिए आपको बीटेक एमबीए ग्रेजुएट्स तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए तो मजदूर ही। अच्छी जॉब्स तो उन रिफाइनरीज उन फैक्ट्रीज में मिल रही थी। इस सब के अलावा बिहार की पॉलिटिक्स ने बिहार के साथ बहुत गलत किया। ये यूपी बिहार जैसे स्टेट्स की सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल बेनिफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। जो भी पार्टी इन स्टेट्स में अपनी सरकार बनाती है उनके लिए बहुत आसान हो जाता है सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाना, और इसलिए इन रीजन्स में हमेशा से क्राइम ज़्यादा रहा है, लिटरेसी कम रही है, ये हमेशा से जातियों के नाम पर लड़ते रहे हैं, जातियों के नाम पर यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल बेनिफिट देती हैं। डेवलपमेंट से किसको ही फर्क पड़ रहा है। अब अगर किसी स्टेट में लोग पढ़े लिखे कम है, क्राइम ज़्यादा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स अच्छी नहीं है, ट्रेन्स अच्छी नहीं, तो कौन सी कंपनी आएगी वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ पे जॉब्स देने के लिए? जब ये नहीं होगा तो लोगों के पास नौकरियाँ कम होंगी, लोग पैसे कम कमाएंगे, और लोग पैसे कम कमाएंगे तो सरकार के पास टैक्स कम जाएगा, टैक्स कम जाएगा तो ये साइकिल फिर स्लो हो जाएगी, वहाँ पे सरकार इन्वेस्ट कम कर पाएगी रोड में, ट्रेन में और बाकी चीज़ों पर, और इससे हर बढ़ते साल में ये स्टेट्स गरीब और गरीब होते चले जा रहे थे। उसके ऊपर से इनकी लोकेशन, एक तो बिहार ऑलरेडी एक लैंडलॉक जोन है, उसके ऊपर से इतनी सारी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, महानंदा, बागमती, कोशी, गंडक, ये सब हर साल बिहार में एक बहुत बड़ी बाढ़ लेके आती है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है फाइनेंशियली भी और बाकी चीज़ों में भी। आज बिहार की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर उनकी जीडीपी कंपेयर करें, यानी जीडीपी पर कैपिटा, तो वो इंडिया में सबसे लोएस्ट है। लिटरेसी रेट में भी बिहार का नाम सबसे लास्ट के नामों में आता है। अनएम्प्लॉयमेंट में थर्ड लार्जेस्ट स्टेट, इंडस्ट्रीज ना के बराबर। ये देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, बाकी चीज़ें तो छोड़ दो, सिर्फ यूपी से कंपैरिजन में देखो कि कितना डिफरेंस है। और दारू कहने को बैन है, पर देश में सबसे ज़्यादा इलीगल दारू बिहार में पी जा रही है, स्पेशली एलिसिटली डिस्टिल्ड लिकर यानी कच्ची शराब, ये हद से ज़्यादा पी जाती है बिहार में। 30% से ज़्यादा कंजम्पशन है इसका बिहार में। और ये चीज़ फनी इसलिए बन जाती है कि बिहार में लिकर बैन की गई थी क्राइम और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, पर लोगों ने जुगाड़ तो ढूंढ लिया, पर सरकार ने अपने 4000 करोड़ के रेवेन्यू पे ताला मार दिया। किसी भी स्टेट के लिए शराब एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स होती है, और इन सब के ऊपर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस भी नहीं है बिहार में, इसीलिए कोई कंपनी भी नहीं जाना चाहती वहाँ पे। इस सब की वजह से बिहार के लोगों के पास सिर्फ 4 ऑप्शन बच जाते हैं। पहला खेती, दूसरा मजदूरी, वो भी बिहार में नहीं मिलती, उसके लिए बाहर के स्टेट्स में जाना पड़ता है क्योंकि बिहार में कोई बड़े प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहे हैं। तीसरा सरकारी नौकरी, जिसमें सरकार के पास ही प्रॉब्लम है, इतनी वैकेंसीज ही नहीं है कि लोगों को अकोमोडेट किया जाए। और चौथा बेरोजगार बैठना, और लोग धीरे धीरे इस चौथे ऑप्शन में कंफर्टेबल हो रहे हैं, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। बिहार में मोस्टली 2 पार्टीज ऑपरेट करती है, और यही बदल बदल के अपनी सरकार बनाती हैं, अपने चीफ मिनिस्टर्स बनाती हैं, और डेवलपमेंट करने की नीयत इन दोनों में से किसी की नहीं दिखती है। दिखती होती तो कुछ ना कुछ हो चुका होता पिछले कई सालों में। बिहार के एग्जिस्टिंग सीएम नीतीश कुमार ने काफी कोशिश की है पिछले कुछ सालों में बिहार को एक स्पेशल स्टेटस दिलवाने के लिए, पर वो मिलता दिख नहीं रहा, क्योंकि स्पेशल स्टेटस के क्राइटेरिया में बिहार अभी पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। स्पेशल स्टेटस एक बेनिफिट होता है एक स्टेट के लिए, उनको एक्स्ट्रा फंड्स मिलते हैं, सरकारी स्कीम्स का पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छे से होता है, और बहुत सारे और बेनिफिट्स होते हैं ताकि एक स्टेट ग्रो कर सके। तो अगर मैंने इतनी सारी कमियां गिनाई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ सोल्यूशंस भी देना। तो मेरे ओपिनियन में ये 6 चीजें करने की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है बिहार में। पहला तो जैसे मैंने कहा नीयत चाहिए, दूसरा इलीगल शराब पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट और पुलिस काफी हद तक सिचुएशन जानती है, तो अपने पुलिस डिपार्टमेंट को भी स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, और ये इलीगल शराब को रोकने की जरूरत है बहुत अर्जेंटली। तीसरा, आपको क्राइम कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस लेवल पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि बाकी स्टेट्स में ये ऑब्वियस हो जाए कि बिहार अब बदल चुका है, क्योंकि आपके स्टेट में चाहे क्राइम कितना भी कम हो जाए, जब तक बाहर के लोगों को ये नहीं पता चलेगा वो आपके स्टेट में आने या इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। चौथा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स प्रपोज करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, सबसे रिलेटेड। आपको अपनी डिमांड्स क्लियर तरीके से रखनी पड़ेगी कि हमें इस जगह पे इतने रोड्स चाहिए, इतने एक्सप्रेसवेज चाहिए, इतने एम्स, इतने आईआईटी, इतने आईएम्स चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की। पांचवा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपनी डिपेंडेंसी खेती और सरकारी नौकरी से बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको अपने स्टेट में स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा, बिजनेस कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा, और दूसरे स्टेट्स या कंट्रीज से जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए सिचुएशन बहुत ईजी करना पड़ेगा कि वो आसानी से आके आप यहाँ काम कर सकें। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगी और जॉब्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगी। और
छठ वहाँ की आपको अपनी हिस्ट्री और कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट और एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टेट जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। बिहार के पास कई आर्कियोलॉजिकल और रिलीजियस साइट्स हैं। उन जगहों को आपको डेवलप करने की ज़रूरत है टूरिज्म के लिए। आपको टूरिज्म बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसके लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके यहाँ सिचुएशन कितनी बेटर हो चुकी है और कितना ईजी है लोगों के लिए वहाँ पे आके ट्रैवल करना, स्टे करना, वहाँ पे एक्सप्लोर करना। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स बन सकता है। और ऐसे बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये सारी चीज़ें जानते हैं, पर ये कुछ बेसिक्स है जो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इतना था इस हफ्ते की वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, अगर पसंद आए तो आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, आप बिंज कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।